हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे सर्च करें SSS। वहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे पीडीएफ हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जो जम्मू कश्मीर में जेई सिविल के एग्जाम्स हैं उनका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं JKSSB की साइट पे जाके। और इसी के साथ साथ अब टाइम आ चुका है, आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, अपना स्टेट रैंक देखें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा पूरे JNK में क्या कंपटीशन चल रहा है और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और यही बच्चे आपके साथ एक्चुअल एग्जाम देंगे। इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, जेई सिविल का मैंने जो अभी आप लोगों को कल शेयर करूंगा जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है, आज 15 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख को आपका एग्जाम रखा गया है। तो आपको हर 2 दिन के बाद ये टेस्ट देना है। जैसे कि पहला टेस्ट आप देंगे 17 को, फिर होगा 19, फिर 21, फिर होगा 23 और फिर होगा 25 को, और फिर आप जाके 27 को देंगे मॉक टेस्ट, यानी कि फाइनल एक्चुअल एग्जाम। तो ये मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, आप लोग दें इस टेस्ट को। अगर आप लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ऑली बोर्ड की ऐप पे सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JSA, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, जेई असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सब एग्जाम्स के नोट्स, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या नाम रखा गया है एक रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का, जिसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नितिन गडकरी जी आप लोगों को पता है रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इस समय। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो ये है नागपुर। और आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये भी लॉन्च किया गया है नागपुर से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है आई रास्ते। तो ये नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि जो रोड एक्सीडेंट है उन्हें कम किया जाए। और इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट से जो लोगों की जान जाती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया नागपुर में ही, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आई रास्ते जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब आई रास्ते जो है इसकी एक फुल फॉर्म भी है। आपने देखा है कि जो भी आते हैं इनकी फुल फॉर्म होती है। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी, तो मैं आपको बता दूं, ये है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये आपको याद रखना है। और आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। तो नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या ये वर्ल्ड में इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर को होता है, तो ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री अलग अलग डेज पे ये सेलिब्रेट करता है, लेकिन आपको इंडिया का याद रखना है, ये होता है 15 सितंबर के दिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यानी कि इंडिया ने क्या किया है, अपना ड्रोनियर एयरक्राफ्ट जो है वो एक कंट्री को दे दिया है एज अ पार्ट ऑफ विजन सागर। तो ये पहला पॉइंट आपको बता दूं, ये जो नाम आप देख रहे हैं विजन सागर, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरीके के आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मैं आपको दोनों बताता हूं। पहला जो ये है, ये विजन सागर किसके लिए है, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसके तहत टारगेट क्या किया जा रहा है, जो भी आपके इंडियन ओशन में, यानी कि जो इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड्स आते हैं या कंट्रीज आती हैं, उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ड किए जाए इंडियन ओशन रीजन में जितने भी हैं। तो इसी के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जो अपना ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दे दिया है मॉरिशस को। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको ये बता दूं, पोर्ट लुइस याद रखना है। लेकिन एक और मिशन सागर था, वो भी आपको याद रखना है। जो एक, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, विजन सागर और मिशन सागर। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी इजी होगा। मिशन सागर जो था वो किसके लिए लॉन्च किया गया था,
मिशन सागर जो लॉन्च किया गया था ये 10 मई को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कोशिश की गई थी कि जितना भी कोविड-19 की वजह से जो लोग फंसे हैं दूर के एरियाज में, उन्हें बचा के वापस लेके आया जाए। पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये दोनों नाम याद रखना, मिशन सागर का और विजन सागर का, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसको बेस्ट बिजनेस स्कूल का अवार्ड मिला है अकॉर्डिंग टू QS ग्लोबल MBA रैंकिंग ग्लोबल 2022 के? तो किसे ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल कौन सा है, तो जो लोग MBA करते हैं उन लोगों को ये नाम पता ही होगा। IIM अहमदाबाद जो है वो इंडिया का बेस्ट स्कूल, बिजनेस स्कूल बोला जाता है, जो B स्कूल कहा जाता है इन्हें। तो बेस्ट बना है, किसने दी है रैंकिंग? तो ये दी गई है QS ग्लोबल MBA रैंकिंग के द्वारा। अब अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद सिटी जो है, अहमदाबाद सिटी इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, यूनेस्को हेरिटेज सिटी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी कौन सी थी? तो वो अहमदाबाद सिटी थी जो पहली बार बनाई गई थी। तो ये याद रखना। अब ये जो रैंकिंग दी गई है किसके द्वारा दी गई है? QS के द्वारा दी गई है। QS है क्या? तो ये है क्वैक्यूरेली साइमंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है लंदन में। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको बताऊं, आपको बस बैंक जो मर्चेंट बैंक्स हैं इनके कितने हैं वो याद रखना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे है, गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अपॉइंट किया है 10 मर्चेंट बैंक्स को जो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे IPO। अब आपको एक चीज बता दूं, LIC जो है ये गवर्नमेंट ऑन इंश्योरेंस कंपनी है, इसका IPO आ रहा है। IPO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। और एक और चीज यहाँ पे बता दूं, ये इतना ज्यादा न्यूज में काफी देर से आप लोग देख रहे हैं, जब से बजट आया है तब से ये सारी चीजें चल रही हैं, काफी ज्यादा टाइम से आप लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि LIC एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। आमतौर में आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन LIC का जो IPO होगा ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा, इनिशियल जो है पब्लिक ऑफरिंग। तो ये आपको बता दूं दुनिया का लार्जेस्ट होगा, इसीलिए 10 मर्चेंट बैंक्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखेंगे। आपको LIC के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, कब बनी है? ये बनाई गई है 1956 में। इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जर हुआ था तो अकेली LIC बनी थी। चेयरमैन कौन है? वो है MR कुमार। MR कुमार है इस समय चेयरमैन पोस्ट वैसे हटा दी गई थी। इनके अलावा कुछ MDs हैं, तो आपको सब MDs के नाम याद नहीं रखने हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल का जो अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग चेयरपर्सन, वो कौन है? तो ये आपको याद रखना है नाम। एक्टिंग चेयरपर्सन के नाम कौन है? ये है M वेणुगोपाल। तो M वेणुगोपाल क्या अभी पहले एक्टिंग चेयरपर्सन है? तो ऐसा नहीं है। जब से SJ मुखोपाध्याय रिटायर हुए हैं उनके बाद से ये तीसरे हैं, अभी तक एक्टिंग में ही चल रहे हैं। मार्च में हुए थे ये, तो आपको बस इनका नाम याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाए किसकी जगह आए हैं, तो ये आए हैं जस्टिस AIS चीमा की जगह। इनके बाद कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे जस्टिस बंसीलाल भट्ट। तो ये इसीलिए आपको बता दिया ये है 3rd, लेकिन इस समय ये है तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन है तो M वेणुगोपाल जी इस समय है। अगर NCLAT NCLAT इसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली सैटेलाइट है और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसे लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जो कैपेबल है टैकल करने का बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्ग रेंज से ही? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप लोग जो INS के नाम देख रहे हैं, एक तो आपको याद रखना है INS तबार, जो हर जगह आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे भी कोई भी मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है तो वहाँ पे INS तबार पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद एक नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत है इंडिया का पहला खुद डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाई गई है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है दूर से ही, तो उसका नाम है INS ध्रुव। और ये है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये INS जो ध्रुव है ये पहला है अपने तरीके से जो ओशन सर्विलेंस शिप होगी,
यानी कि कोई भी अगर अटैक होगा तो इसको पता चल जाएगा, पहले से ही ज़्यादा रेंज से ही पता कर लेगा। तो ओशियन सर्विलेंस शिप है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले से ही ट्रैक कर लेगी जब वो लॉन्च होंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आपको बताऊं ये लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया गया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन है इनका नाम आपको याद रखना है, एडमिरल करमबीर सिंह। और साथ में कौन थे, तो इनके साथ में थे अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल कौन सी पोस्ट पे है इंडिया में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आप लोगों को बता दूं। और ये बनाई किसने है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए आजकल, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी शिप कहां से आई है, एग्जाम में पूछा जाएगा INS ध्रुव किसने बनाई है, तो ये बनाई गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हेड करती है, तो वो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगी, तो इतना आपको पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, कहां पे, टू रिमोटली मॉनिटर ऑटोमेटेड सिस्टम। तो ये अभी हाल ही में किया गया है कोल इंडिया के द्वारा। तो ये जो किया गया है कोल इंडिया के द्वारा कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में। तो इन्होंने किया है जिससे कि मॉनिटर कर सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम। आपको बस इतना याद रखना है कहां पे किया गया है और किस मिनिस्ट्री ने किया है, तो ये कोल मिनिस्ट्री ने किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशियन गेम 2022 के कहां पे खेली जाएंगी, तो ये खेली जाएंगी चाइना में। चाइना में कहां पे, तो ये है हैंगजोउ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और आने वाली गेम्स जो हैं वो हैं एशियन गेम्स, तो ये होंगी हैंगजोउ चाइना में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो 8 ई स्पोर्ट्स। अब ये ई स्पोर्ट्स क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से भी काफी खुश होंगे, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और ये मेडल इवेंट होंगे, यानी कि आप लोगों को मेडल दिया जाएगा बतौर, जैसे आप लोग अगर सपोज जीतते हैं इस इवेंट्स में तो आपको मेडल से सम्मानित किया जाएगा, आपके कंट्री के नाम के आगे मेडल काउंट किया जाएगा। तो पहली बार अपने तरीके का ये ई स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। 8 टोटल है, मैं आपको जब नाम बताऊंगा आप लोगों को लगेगा। अब ये 8 इवेंट कौन से हैं, पहला है स्ट्रीट फाइटर, ये आप लोगों ने गेम खेली होगी। इसके बाद PUBG मोबाइल गेम, अब आप लोग अगर PUBG में अच्छा खेलते हैं तो आपको हो सकता है आप अपने देश के लिए मेडल लेके आए। इसके अलावा लीग ऑफ लेजेंड्स है, ये सब गेम्स है। हेल्थ जोन, ड्रीम 3 किंगडम, सेकेंड डॉटा 2 और एरिना ऑफ वेलर। ये एक स्पेसिफिकली एशियन गेम वर्जन निकाला जाएगा। 3, 3, 6 से एक और गेम है। हाँ, आपको एक और बता दूं यहाँ पे, और इंडिया के लोग खुश होंगे। EA स्पोर्ट्स के द्वारा जो आप लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स फीफा ब्रांडेड जो सॉकर गेम्स आती हैं उसे भी ऐड किया गया है। तो ये आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, इनमें से आपको इंडिया जहां पे मेडल लेके आ सकता है वो ये 3 गेम्स है, क्योंकि बच्चा बच्चा ये खेलता आ रहा है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर है जो फास्टेस्ट इंडियन बना है 100 विकेट लेने के लिए, किसमें, टेस्ट मैचेस में। ये कब हुआ, ये इंडिया इंग्लैंड के 4th टेस्ट मैच में हुआ। तो ये लिया है जसप्रीत बुमराह ने, पहला नाम। इसी के साथ साथ अभी आपको बता दूं विराट कोहली क्या बने हैं, विराट कोहली बने हैं फास्टेस्ट क्रिकेटर टू क्रॉस 23,000 रन। अब यहाँ पे 2 नाम ऐसे हैं जो इनके पीछे मतलब एक एक स्टेप के बाद आ रहे हैं। एक तो है हाशिम आमला और दूसरे हैं बाबर आजम। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए सबसे जल्दी 23,000 रन किसने किए हैं, तो वो किए हैं विराट कोहली ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, आईसीसी की अगर मैं बात करूं, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यानी कि यूएई में। और जो आपका आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस हैं वो भी आपके यूएई में खेले जाएंगे। और जो 5th टेस्ट मैच है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, या फिर उसको भी नहीं खेला गया है, उसको कहा जा रहा है कि पोस्टपोन किया जाएगा ताकि जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो क्रिकेट काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ
इनसाइड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। या तो आपसे पहला पूछा जाएगा कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। किसने किया है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका नाम है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने अभी हाल ही में इसे इनॉग्रेट किया है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनका नाम आपको याद रखना है दो चीज़ों की वजह से। एक तो इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, दूसरा ये है कौन है। अभी आपको बता दूं, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, किसमें, तो ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो ये आपको याद रखना है। ये किया गया है जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में किया गया है। अगर पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। तो ये नाम याद रखिएगा। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भारती प्रवीण पवार है कौन इस समय। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। नेशनल हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस डेट पे, ये मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको बता दूं, तो ये जो मनाया जाता है, आपको बताना है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ये बेसिकली, अगर मैं एक और चीज़ बताऊं, तो ये किसी की बर्थ एनिवर्सरी पे नहीं मनाया जाता है। इस दिन पे क्या हुआ था, इस दिन जो हिंदी है, अडॉप्शन ऑफ हिंदी हुआ था इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो इसीलिए ये मनाया जाता है यहाँ पे। तो लेकिन इस डेट को और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए हिंदी पखवाड़ा 2021 कब से कब तक होता है, या कब से कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये कब है, तो ये किया गया था 1 to 15 सितंबर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत कोशिश की जाती है, इनकरेज करा जाए प्रैक्टिकल हिंदी को अमंग ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स। हमारे भी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, जितने भी हमारे जो बेसिक डेली रूटीन के जो रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि आप मान लीजिए अटेंडेंस रजिस्टर, उस पर रखा जाता है कि हम लोग सिग्नेचर जो है वो हिंदी से करेंगे। अभी हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें हिंदी में करना पड़ता है, बट ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तेलंगाना लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। अब क्वेश्चन यहाँ पे तेलंगाना लैंग्वेज डे इन्वॉल्व करने का क्यों है, क्योंकि देखो हिंदी दिवस का क्या है, सबको पता है कि वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। सब जगह पे लोग पोस्ट करते हैं हिंदी दिवस है आज, हिंदी दिवस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपसे एग्जाम में हिंदी दिवस पूछा जाए। आपसे एग्जाम में तेलंगाना लैंग्वेज डे भी पूछा जा सकता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर 9 को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो जो तेलंगाना के पोइट थे कालोजी नारायण राव, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ये। अब यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन, अब बात इतनी लैंग्वेज पे हो रही है तो आपको बताना है इंडिया की ऐसी पहली स्टेट कौन सी थी जो लैंग्वेज बेसिस पे बनाई गई थी। आप लोगों को एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे मैं दे देता हूँ। जब देश को अंग्रेज छोड़ के गए थे, तब जिस तरीके से इंडिया को डिवाइड किया गया था, जैसे आप लोगों ने देखा है कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो साउथ के थे वो सभी तमिल थे, बट काफ़ी सारी जगह में तमिल बोली भी नहीं जाती थी। तो कौन सी ऐसी पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज बेसिस पे बनाई गई थी, और किसके शहीद होने पे, यहाँ पे वर्ड शहीद ही सही बैठेगा, किसके शहीद होने के बाद वो दर्जा दिया गया था। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो ये आप लोगों का है होमवर्क। आज थोड़ा सा करंट अफेयर से हट के होमवर्क है, तो देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करिए करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करा करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।